हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये 18 नंबर का एपिसोड है। इसके पहले के एपिसोड में मैंने 425 नंबर के सोरिक सिम्टम्स के बारे में आपसे बातचीत किया। अब मैं 426 नंबर का सोरिक सिम्टम्स में आपके सामने ले रहा हूँ। ये सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार का है। A weeping mood, they often weep for hours without knowing cause for it. डॉक्टर हनीमान इन्होंने बहुत सारे लक्षण का स्पष्टीकरण करने का एक सोच समझ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मगर उनके जो बताने का जो ढंग है तो बहुत लोगों को एक गलत आदत रहती है, वो शब्दांश बात लेते हैं। देखिए, मैं आपको दूसरी भाषा में बोलता हूँ। जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता का आप किताब उठाकर देखो तो उसमें सबके पहले शब्दार्थ दिया रहता है, यानी हर एक शब्द का मीनिंग दिया रहता है। संस्कृत में श्लोक दिया रहता है, फिर शब्द का अर्थ दिया रहता है और पूरा श्लोक का अर्थ दिया रहता है, और उसके बाद में स्पष्टीकरण एक अलग रहता है, हेडिंग रहता है स्पष्टीकरण, और उसके बारे में वर्णन किया जाता है। ये हमारी इधर की परंपरा है, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। हम इस प्रकार से बातचीत करते हैं, मगर वेस्टर्न कंट्री में ये बात नहीं है। तो वो जो वर्णन करते हैं वो उनका ढंग अलग है, और ये उनके वर्णन करने के पद्धति के वजह से बहुत जगह पर गलतफहमी ज़्यादा हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई। तो हमको ये सोचना है कि हम इस ढंग से चले। ये जो मैंने आपको भगवत गीता का मैं आपको जो उदाहरण दिया कि इसमें इस ढंग से रहता है शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर स्पष्टीकरण। ये 3 स्टेप में वो बात रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ अगर हमको किसी को बताना है तो हमको ये 3 स्टेप में से गुजरना चाहिए। हर शब्द के बारे में बोलना चाहिए और हर बात का भावार्थ बताना चाहिए कि कौन से भाव से वो बात कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये, उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। मगर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जगह पर स्पष्टीकरण करने का प्लान किया गया है, बहुत जगह पर भावार्थ और शब्दार्थ ये सामने नहीं रखा गया है। इसकी वजह से डॉक्टर केंट इन्होंने बहुत जगह पर गड़बड़ी कर दी, दूसरे डॉक्टरों ने भी बहुत जगह पर गड़बड़ी कर दी। जो मेन बात है वो छूट गई, क्योंकि ये जो 3 डायमेंशन है कोई भी नॉलेज के बारे में बताने के लिए, ये 3 डायमेंशन ये फिक्स होना चाहिए। इन 3 डायमेंशन के वजह से हमको सारी बात का आकलन हो सकता है, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। कभी ऐसा रहता है कि स्पष्टीकरण से हम सोच सकेंगे। समझो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, उसके ऊपर ध्यान आपने दिया, आपको बात ध्यान में आ गई। कभी मैं आपको शब्दों को बारे में आपको बताया तो आपको पूरी बात ध्यान में आ जाएंगे। कभी मैं एक कुछ स्टेटमेंट का भाव अर्थ बताने के बाद में आपके दिमाग में उसका गणित बराबर बैठ जाएगा। इसलिए 3 बातें रहती है। पहली बात रहती है शब्दार्थ, दूसरा रहता है भावार्थ, और तीसरा रहता है स्पष्टीकरण। तो ये 3 स्टेप से अगर हम कोई बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको सारी बात ध्यान में आ जाती है। ये बुनियादी बात है, मगर वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार का बात न होने के कारण उसके अलग अलग स्पष्टीकरण दिए गए, और उसके वजह से बहुत जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण हुई, डिसेप्टिव बात निर्माण हुई। क्योंकि बहुत जगह पर हम फंस जाते हैं कुछ बात के लिए, और वैसा ही हुआ है। क्योंकि डॉक्टर हनीमान इन्होंने ये जो डिस्कवरी की है वो 200 साल पहले की डिस्कवरी है। अब वो 200 साल ये कोई छोटा समय नहीं, बहुत बड़ा समय है। मगर ये इतना बड़ा समय होने के बावजूद भी उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको सोरिक सिम्टम्स के बारे में आपको इस प्रकार का काम नहीं किया गया। कुछ डॉक्टर ने अलग अलग प्रकार की बातें की, जैसे डॉक्टर बैनर्जी है, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन किया, मगर वो इस ढंग से न करने की वजह से उन्होंने खुद के अर्थ उसमें डाले। ऑर्टेगा ने
उन्होंने भी स्पष्टीकरण करते गए और उन्होंने खुद के अर्थ, खुद के विचार उसमें डाल दिए और एलन ने भी वैसे ही किया। तो इनके वजह से, जैसे डॉक्टर एलन ने सूर्योसोरा के बारे में बोला, मगर वो ये जो सूर्योसोरा और दूसरे जो शब्द की योजना की, उससे बहुत जगह पर गड़बड़ी हो गई। जो काम डॉक्टर हनीमान का ईमानदारी का था, उसमें बहुत जगह पर भेषण हो गया, मिक्सर हो गया बहुत सारी बातों का। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ तो भी स्पेसिफिकेशन किया गया, कल्पना की गई, इस प्रकार से उस विषय को देखा गया, मगर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वो विषय कल्पना करके समझने का नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है। डॉक्टर हनीमान, इनका जो भी काम है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। वो प्योर साइंटिस्ट है, प्योर साइंटिस्ट है। और साइंस का ये बेस होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर सकते हो उसी को साइंटिफिक करें। तो डॉक्टर हनीमान, इनका काम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, और जब तक आप उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं कर पाते, कृपया करके उस पर भरोसा मत करना। फिर बात कोई भी हो या उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपने चुका देना, मगर आपने आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो लक्षण है, ये विदिंग मूड, यहाँ पर कॉमा दिया है, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। दे ऑफन विद फॉर हावर्स विदाउट नोइंग द कॉज फॉर इट। उनको मालूम नहीं रहता। यानी उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोता है, बच्चा भी रोता है, तो वो कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देता, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देता कि इस चीज़ के लिए रो रहा है, उसको ये चीज़ चाहिए, उसको घुमाने लेके जाओ, नहीं लेके जाएंगे तो आपके सामने वो रो देगा। या बड़ी व्यक्ति हो, छोटी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो कुछ ना कुछ वजह रखेंगे। मगर डॉक्टर हनीमान यहाँ पर ये बोलते कि विदाउट नोइंग कॉज फॉर इट। कहने का मतलब है कि वो जो कॉज जो बता रहा है, वो कॉज वो इतना रिलायबल नहीं लगता, कि ऐसा लगता कि ये क्यों रो रहा है, ये फालतू बना है, रोने की वजह नहीं है, मगर ये पेशेंट रो रहा है। तो ये बात रहती है। और देखिए, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए और निगेटिव पॉइंट भी देखिए। ये जो सोरिक सिम्टम्स है, ये निगेटिव पॉइंट के रूप में डॉक्टर हनीमान इन्होंने लिखा है। मगर इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्या रोना ये अच्छी बात है? क्या हंसना ये अच्छी बात है? मगर कोई भी हमारे अंदर जो भी इमोशंस निर्माण होते हैं, वो इमोशन पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। कोई भी जानवर है, वो जो भी काम करता है वो इमोशन पूरे करता है, उसके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं वो पूरा करता है, आधे अधूरे इमोशन नहीं करता। सादा कुत्ता भी अपनी इमोशन पूर्ण रूप से प्रकट करता है, आधे इमोशन नहीं प्रकट करता। तो ये बात है। तो हमारे दिल में जहाँ पर हमको दुख होता है तब रोना आता है, मगर ये जो दुख जो है, वो दुख इतना नहीं रहता जिसके लिए हम रो सके। रोना का प्रोसीजर क्या है? रोने का प्रोसीजर, आंखों में आंसू आ रहे, ये रोना हो गया क्या? जैसे मॉर्निंग है, आवाज थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर रोना, क्या ये इसको पूरा रोना बोलेंगे? क्या विलाप करेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे, क्या आप उसको रोना बोलेंगे? एक्चुअली रोना ये चीज है क्या? या सिर्फ आंखों में आंसू आने के बाद आप उसको रोना बोलेंगे, या चेहरे के भाव बदलने के बाद क्या आप उसको रोना बोलेंगे? ये तो आउटर साइड इंप्रेशन है। चेहरे के भाव बदल गए, आंखों में पानी आ गया, एक प्रकार की एक एक्ट हो गई, एक प्रकार का इंप्रेशन हो गया कि ये व्यक्ति रो रहा है। मगर ये प्रोसीजर इतनी छोटी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोसीजर है। क्योंकि जहाँ पर किसी बात का अतिरेक होता है, वही बात बाहर निकलती है एक्सप्रेशन के द्वारा। जैसे मैंने पहले कुछ लेक्चर में मैंने आपको ये बात बोली कि ये फेस सेक्शन है, और ये फेस सेक्शन के दो गुणधर्म है, टू एक्सप्रेस एंड टू इंटेक्ट। ये जो रोना है ये एक्सप्रेशन दे, मगर किस बात का? बहुत सारे लोगों को अपमान होने के बाद में रोना आ जाता है, कुछ लोगों को बहुत खुशी होती है और खुशी में रो देते हैं, कुछ लोगों को बात झूठ लगती है, उपहासात्मक रोते हैं, नफरत से रोते हैं, कुछ लोगों को छल होता है तो रोते हैं, कुछ लोग हेल्पलेस होते हैं
तब रोते हैं। यानी कोई भी भावना है जिसका अतिरेक होने के बाद में वो उनको रोना आता रहता है। रोना तभी आता है जब भावना का अतिरेक हो गया। तो आपने करना क्या चाहिए? आपने ये करना चाहिए कि ये रोने के पीछे की भावना को समझना चाहिए। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे रोना आता है, या कोई लेडीज पेशेंट बोलती है रोना आता है, तो आपने तुरंत वो सिम्टम्स लिख लेना कि ये रोना आता है, ये पेशेंट को इस ढंग से रोता है। तो इतना काफी नहीं, आपको वो बात सोचना जरूरी है कि इसके रोने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये किस बात को एक्सप्रेस करना चाहती है। बहुत बार बड़े व्यक्ति भी रोते हैं, जिनकी एडल्ट एज के लोग भी रोते हैं, बूढ़े लोग भी रोते हैं, मगर उसके पीछे का पर्पस आपको ढूंढना जरूरी है। जब आप उसको ढूंढेंगे तब आप उसकी परफेक्ट वैलिडिटी आपको ध्यान में आ जाएगी। अगर आपने ये जो आपने पढ़ा है मटर अमेरिका में कि ये नेट्रोमोर का पेशेंट रोता है, या इग्निशिया का पेशेंट रोता है, या सैगेसेगिया का साइलेंट ग्रीफ है, तो इस प्रकार का वर्णन है रेपर्टरी में। मगर आपको उस ढंग से नहीं सोचने का। रेपर्टरी की रूब्रिक आपको बहुत जगह पर फंसा देंगे। आप खुद सोचना है कि एक्चुअली मैं जो रोना देख रहा हूँ, या पेशेंट जो रोने के बारे में बातचीत कर रहा है, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों रोना चाहता है। बहुत सारे लोग रोते हैं तो उनको उस समय उनको ऐसा लगता है कि उनको कर्ज किया जाए, उनके सिर पर से हाथ घुमाया जाए, उनके छाती पर से हाथ घुमाया जाए। कुछ लोग रोते हैं तो अपने आप को मारते हैं, कुछ लेडीज रोती है तो अपने बाल खींचते ही है, कुछ लोग रोते हैं, बच्चे रोते हैं तो दीवार पर सिर पटकते हैं। क्यों? ये रोने के अलग अलग स्टाइल है, ये रोने की अलग अलग पद्धतियां हैं। आपको ये बात ढूंढना जरूरी है कि ये रोने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हनीमान के डिसाइपल हो, तो आपको उसका बारे में सोचना चाहिए। तो डॉक्टर हनीमान इन्होंने 3 बातें हमेशा डॉक्टर हनीमान की याद रखी। डॉक्टर हनीमान पहली स्टेप बोलते थिंकिंग, दूसरी स्टेप बोलते हैं वर्दी, तीसरी स्टेप बोलते नीटनेस। यानी कोई भी बात आपके सामने रखी गई तो कृपया करके उसके बारे में गहराई से सोचो, ये क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, क्या बात है, सोचो, उसका उद्देश्य क्या है, ये सोचो। और उसकी जो अपने सामने जो भी चीज प्रकट हो रही है, जो भी लक्षण प्रकट हो रहा है, इसकी परफेक्ट वैल्यू निकालो। सोचो कि हमारे सामने जो रोने की बात की जा रही है उसकी सचमुच वैल्यू कितनी है। क्योंकि रोना, हंसना ये कुदरती गिफ्ट है, भगवान ने हर एक को दी है। हंसने की घटना दी है, रोने की घटना दी है, और नाचने की घटना दी है। ये जो घटना है, हंसना, रोना, नाचना, इसके वजह से हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम इसलिए रोते हैं कि हम हमारे दिल में के जो अंदर की जो भी तकलीफ है उसको बाहर निकाल के हम मोकले होते हैं, हम फ्री महसूस करते हैं रोने के बाद में। हम हंसते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो विनोद निर्माण हो गया है उसको हम बाहर निकालते हैं, तो हम रोते हैं। हम नाचते क्यों हैं? क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जो हमको खुशी प्राप्ति हुई उसके लिए हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सिर्फ आप ये मत समझो कि जो क्लासिकल डांस कर रहे हैं वो लोग नाच रहे हैं, ये नाचना नहीं है, ये तो सब आर्टिफिशियल दिखावा है। या पिक्चर में जो देखते हैं वो नाचना नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। नाचने के साथ में सेलिब्रेशन की क्वालिटी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति नाच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। बहुत लोग नाचते हैं तो मजाक के रूप में भी नाचते हैं, कुछ लोग नाचते हैं तो उनके अंदर एक कड़वाहट भी भरी रहती है। तो आपको ये सोचना है कि उसके कौन से इमोशन के वजह से ये बात प्रकट हुई। जब अंदर कुछ उपहास ज्यादा निर्माण हुआ, नफरत जैसी निर्माण हुई, तो भी आदमी हंसता है, हंस के नफरत व्यक्त करना चाहता है। आप लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों के चेहरे नफरत भरे रहते हैं, मगर वो हंसते हैं, वो टॉन्टिंग करते हैं, क्योंकि अंदर नफरत है और बाहर मुंह पर, ओठों पर मुस्कुराहट है, मगर अंदर नफरत भरी हुई है। तो यह उनकी हंसने की बात है। उसी प्रकार का ये बात है, रोना है मगर रोने के पीछे भी नफरत है, रोने के पीछे भी एक प्लान है, रोने के पीछे भी डिसेप्शन है कि दूसरे को फंसाने के लिए भी रोया जाता है, ये भी मत आप भूलिए। तो रोने के पीछे के बैकग्राउंड अलग अलग है, हर एक मेडिसिन का बैकग्राउंड अलग अलग है। तो
तो आपको वो सोचना है। आपको हर एक मेडिसिन के बारे में सोचना है कि ये क्यों रो रहा है, ये नाइट्रोमोर क्यों रोना चाहता है, ये स्टेफिलोकोकस क्यों रोना चाहता है, ये इग्निशिया का रोने का बैकग्राउंड क्या है। आपने उस तह तक, उस बॉटम तक जाके सोचना चाहिए। आपके सामने पेशेंट बात कर रहा है, अपने आपको ठंडा रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं मेडिकल ऑब्जर्वर में बातचीत की, क्योंकि हमको ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप जब मेडिकल ऑब्जर्वर का एपिसोड सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। विटनेस रहना है, किसी भी बात में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। सब लोग बातें करेंगे आपसे, 1000 लोग बात करेंगे, अलग अलग टाइप से बातचीत होंगी, मगर अपने आप को आपको अलर्ट रखना है, अनफोल्डेड रखने का, विटनेस के जैसे रखने का है, क्योंकि आपका काम जजमेंट लेने का है, आपको निर्णय लेने का है। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, अपने आप को अलग रखना है, अलर्ट रखना है, और ठंडे दिमाग से आपको सोचना है कि एक्चुअली परिस्थिति क्या है, ये बीपी मूड के पीछे का पर्पस क्या है, ये आपको सोचना है। तो जब आप सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये बीपी मूड किस प्रकार का है, ये फंसाने वाला बीपी मूड है, या निराशा का बीपी मूड है, या बहुत आनंद ज्यादा हुआ इसके लिए बीपी मूड है। जब आप उसके पीछे की इमोशंस देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक्चुअली इसको कितनी वैल्यू देना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बीपी मूड की एक प्रकार की कुदरती लिमिट है। समझो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, तो कितने दिन तक रोना चाहिए, कुछ उसकी भी कुछ लिमिट है। बहुत कुछ लोग, मैंने कुछ पेशेंट देखे सालों तक रोते रहे, याद आ गई। मैंने एक पेशेंट को देखा, वो विडो हो गई और वो सालों तक पति की याद में रो रही है, सालों तक, 20 साल हो गए फिर भी रोना चालू है। ये एबनॉर्मल है, वो उसका प्रेम नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो डिसीज का कंडीशन है, वो हिस्ट्रिकल कंडीशन है। वो 20 साल तक रो रही है। ये क्या तपस्या की है, एक बहुत बड़ी साधना की है उसने, क्या उसके अंदर का पवित्रता है ये? नहीं। कुदरत आपको हर चीज का लिमिटेशन देती है। इस दुनिया में जो भी आता है वो मर भी जाता है, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, तो हर चीज का लिमिटेशन है। रात का लिमिटेशन है, सूरज का लिमिटेशन है, हर चीज का लिमिटेशन है। तो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का है, कहाँ किस बात की मर्यादा है, आपको ये सोचना है। तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए, ठंडा दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप ये नियम ध्यान में रखना, कोई भी शैतानी बात जो है बहुत प्रेम पूर्वक बताई जाती है। एक बार गुस्सा आया, वो व्यक्ति ठीक रहेगा, मगर कोई लोग जो रो के बात कर रहे हैं उनके अंदर बहुत शैतानी बात भी रहती है। तो आपको ठंडी दिमाग से सोचना है कि इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है और उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना है। ये हो गया 426 इसका। तो आपको ये बीपी मूड की लिमिटेशन समझना चाहिए। कोई पेशेंट आपके सामने हंसी की बात कर रहा है, उसकी लिमिटेशन समझना चाहिए। कोई पेशेंट आपको ये सेलिब्रेशन की बात कर रहा है तो आपको उसकी लिमिटेशन समझना चाहिए। आप जैसा जैसा आप आपको खुद ही को सोचने का ट्रेनिंग देंगे, वैसे वैसे आपको उस बात की गहराई उपलब्ध होगी। ये जो मेंटल सिम्टम्स के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप लेवल तक जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेंटल सिम्टम आपको करीबन हर पेशेंट में मिलेंगे। डॉक्टर किंग इन्होंने इसी बात का फायदा उठाया है, मेंटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। डॉक्टर हनीमान इन्होंने वैसा फायदा नहीं उठाया। डॉक्टर हनीमान इन्होंने उसकी लिमिटेशन दी है, उस लिमिटेशन के अंदर ही आपको उसको वैल्यू देना है। क्योंकि जिंदगी में इमोशन हमको मदद भी करती है, हमको हमारे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार भी करती है, और इमोशन हमको नष्ट भी कर सकती है। दोनों भी बात है। पॉजिटिवली इमोशन अगर हम रो सकते हैं तो उसका पॉजिटिव भी इफेक्ट है, अगर हम रो सकते हैं तो रोने की वजह से निगेटिव इफेक्ट भी है। तो दोनों भी बात है। तो गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आपको मदद भी कर सकता है और वो गुस्सा आपको खत्म भी कर सकता है, दोनों भी बात है। तो आपको हर चीज में के संतुलन देखना है। तो आपको धीरे धीरे मैं जैसे मेडिसिन के बारे में वर्णन करते जाऊंगा, आप जैसे जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे
उसकी गहराई आपको उपलब्ध होगी। आपने चिंता मत करना, धीरज रखना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक सुनना, और जितना ज़्यादा प्रेम पूर्वक सुनेंगे उतनी ये बात आपको गहराई से समझ में आएंगे। चॉइस इज यूअर्स। अब इसके बाद का जो सोरिक सिम्टम्स है 427 अटैक्स ऑफ फियर, फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ फायर, ऑफ बीइंग अलोन, cerebral hemorrhage or stroke, of becoming insane etc. ऐसे अटैक आते हैं पेशेंट को कि उसको लगता कि सब कुछ तहस नहस होगा। अब इन्होंने जो कॉमा डाल के फॉर एग्जाम्पल करके जो वर्णन शब्द दिए, फियर ऑफ फायर, ऑफ बीइंग अलोन वगैरह वगैरह, ये जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों के ऊपर आप शब्दांश अर्थ मत लेना। वो शब्द उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इस दृष्टिकोण से दिए हैं। आपको बात याद रखना है, अटैक ऑफ फियर, अटैक, कोई इमोशंस ऐसे रहते हैं हमारे ऊपर जो बिना बुलाए हमारे पर हमला कर देते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आपने बहुत बार ये बात देखी होगी कि बहुत भावना के अटैक आते हैं, बहुत जगह पर हम प्री प्लान नहीं रहते, अचानक कोई ऐसी बात आ जाती है तो हम डर जाते हैं। क्या ये डरना स्वाभाविक है? कुछ डर हमको सिखाता है, हमको सबक भी देता है, और कुछ बातों का डर हमको तहस नहस भी कर सकता है। बहुत बार कुछ लोगों को इस प्रकार के डर को पालने की आदत रहती है, उनको 2 दिन हुए डर के अटैक आ जाते हैं। कुछ लोगों में वो टेंडेंसी रहती है, एक अनयूजुअल स्टेट ऑफ माइंड उनमें रहता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन रहती है, वो डर उनके ऊपर छा जाता है। बहुत बार वो सोचते हैं कि ये मैं फालतू बातें सोच रहा हूँ, वो तब सोचते जब आप उनके ऊपर का अटैक गुजर चुका रहता है, उसके बाद में सोचते इसके लिए क्या सोचना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो इस ढंग से भी बातचीत करते हैं। तो अटैक आने के पहले वो बहुत फ्रेश, अटैक आने के बाद, अटैक के समय वो डर जाते हैं, और अटैक गुजर जाने के बाद वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जिंदगी है। बहुत बार छोटी सी बात हो गई तो उनको थरथराहट छूट जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिट गया। तो बहुत लोगों का बिहेवियर भी ऐसा रहता है कि कुछ छोटी सी बात हो गई तो बहुत ये होता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण बताता हूँ। एक बात ऐसी होगी कि एक बच्चा गिर गया, तो उसको थोड़ी सी मामूली चोट आ गई, तो उसके माँ ने उसको दौड़ के आई और उसको गले लगा और रोने लगी। और एक्चुअली वो बच्चे को इतना दर्द भी नहीं हुआ, कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड के लिए दर्द महसूस हुआ, बाद में उसको दर्द नहीं हुआ, वो तुरंत खेलना भी चला गया। मगर वो बच्चे की माँ थरथराहट से भर गई। अब उसको वो इस प्रकार की एक्सप्रेशन देने लगी कि जैसे कि उसके बच्चे की मौत हो गई हो और ये सब कुछ भयानक रूप धारण कर लिया है, इस प्रकार का रोने लगी। मैं देखते रहा कि यह इतना रोना, एक्चुअली वो बच्चा थोड़ा सा गिर गया तो उसके माँ को इतना बड़ा दुख हो गया कि वो इतना मातंग बना रही है और ये सोच रही बेटा तेरे को कहाँ लगा बोल, तेरे को क्या कहाँ लगा बोल, कितनी चोट लगी, तेरे को फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, तू सिर पर गिर गया, दिमाग तो बराबर है कि नहीं, या ये जो कौटी है ये तो फुट तो नहीं, यहाँ तक क्रैक तो नहीं आ गई। वो इस ढंग से जबरदस्ती से उसके बालों को बाजू करके देखे कि यहाँ पर कुछ जख्म तो नहीं हुए। वो बच्चा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, उसके माँ की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। वो तुरंत खेलने के लिए दौड़ना चाहता है, मगर माँ उसको जाने नहीं देती, पकड़ के रखती है और देखती क्या लगा। वो पूरा उसके शरीर को देखना चाहती है, कहाँ चोट लगी, कितना मार लगा। ये क्या है? ये अटैक ऑफ फियर है। उसको अटैक आ गया फियर का। अब उसकी सारी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई। वो ये चाहती कि चलो इसको दवाखाने में लेके जाओ, इस मेरे बच्चों को सलाइन लगाओ, कुछ देखो, एक्सरे वगैरह निकालो। इस टाइप से ऐसी सोच बन जाती है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये सोच रहती है, बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये सोच रहती है, और इसी का फायदा दुनिया उठाती है। और डॉक्टर लोग यही देखते हैं कि अरे ये है, चलो आपको MRI करना जरूरी है, ये पूरे बॉडी का स्कैन ही कर डालो, पूरी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही कर डालो। क्योंकि लोगों के अंदर ये लक्षण मौजूद है। वो छोटी सी बात को इतना बड़ा करके सोचते, इतना डर जाते, फिर उनकी दहशत निकालने के लिए, डर निकालने के लिए
अलग अलग प्रकार के नाटक करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहता है। तो ऐसी ये जिंदगी है। आदमी क्यों डरता है? क्या डर एक अच्छी बात है? क्या डर बहुत बुरी बात है? अगर हमारे पास में डर नहीं होता तो क्या होता? हमारे पास जो डर जो है ये एक महत्वपूर्ण ईश्वर ने दी हुई गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि ये डर के वजह से हमारे जीवन में कुछ डिसिप्लिन भी निर्माण होती है। हमको लेडीज को डर रहता है कि सब लोग खाना खाने के लिए आ जाएंगे तो जल्दी से उठ के वो काम कर लेती है। हमको डर रहता है तो हम हमारे काम पर जाते हैं, क्योंकि हमको डर है कि अगर हमको पैसे नहीं मिले तो हमारा क्या होगा। तो ये जो डर जो है हमको ड्यूटी करवाता है, ये डर हमको बहुत सारी अच्छी बातें करवाता है, क्योंकि ये डर रहना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव डर है और ये निगेटिव डर, डॉक्टर हिनमैन निगेटिव डर की बात कर रहे हैं। जो पॉजिटिव डर जो है उससे हमको करेज मिल सकता है, और डॉक्टर हिनमैन जिस डर के बारे में बोल रहे हैं वो अटैक है। तो एक डर ऐसा है कि जो हमको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, और एक डर ऐसा है जिससे हम तहस-नहस हो सकते हैं, जिसके वो हमारे ऊपर कैप्चर कर सकता है। जो डर हमको करेज देता है, जो डर हमको कुछ ताकत देता है, काम करने की शक्ति देता है, उस डर का स्वागत करो। वो डर बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है। और कुछ डर ऐसे है कि जो बिना वजह से इतना बड़ी बात सोचते हैं। मैंने बहुत जगह पर ये बातें देखी हैं। बहुत पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स रहते हैं, मगर उनको पूछा जाए कि भाई आपको डर से कुछ तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। वो बोलेंगे हम कभी डरते नहीं, डरना तो हमने सीखा ही नहीं है। वो इस ढंग से बातचीत करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत बड़ी बातें करते कि उनके जैसा डेयरिंग बाज दूसरा कोई नहीं होगा, इस ढंग से बातचीत करते, मगर एक्चुअली कोई बात सामने आ गई तो कांप जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने ये बात देखी, बहुत सारे लोग बहुत इम्प्रेशन मारना चाहता है और अचानक कोई बात सामने आ गई तो उस समय वो डर जाते हैं। मैंने वो बहुत बात देखी। मैंने कुछ लोगों को ये बात देखी कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे और कोई ऐसा सामना आ गया कि उनको प्रैक्टिकली फेस करना पड़े तो डर जाते हैं। एक छोटे से आदमी को डर जाते हैं। तो ऐसी ये दुखद कहानी है। तो ये है अटैक्स ऑफ फियर। और इसके बाद का शारीरिक सिम्टम्स है 428 नंबर का अटैक्स ऑफ पाशन रिसेंबलिंग फ्रेंडशिप। ये बहुत बड़े प्रमाण में शारीरिक सिम्टम्स है। पूरी मानव जात, हर एक इंसान ये शारीरिक सिम्टम्स से लपटे हुआ है। शायद आप भी लपटे हुए हो। ये अटैक्स है, ये हमेशा की नई बात है। ये अटैक आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये लक्षण ऐसा है कि आपका, जैसे आपके घर में कोई रोज ये मेहमान आता है और चाय पानी नाश्ता करके जाता है। ये जो भावना का उद्रेक है, अटैक्स ऑफ पैशन, यानी ब्रस्ट ऑफ सच इमोशन। जो इमोशंस है वो एकदम भड़क के बाहर आते हैं। आदमी के अंदर की इमोशन भड़कते बाहर आ जाते हैं। आदमी रूठ भी जाता है। एक रूठा हुआ एक ऐसे इमोशन है कि वो ऐसा लगता है ये रूठ गया है, इसको गुस्सा आ गया है, और इस प्रकार का वो इमोशन का प्रकटीकरण रहता है। तो ये बात है। तो हमको ये लक्षण के बारे में सोचना है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सिम्टम्स है और आपको इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। तो ये अटैक ऑफ पैशन, ये एक अटैक आता है, एक हमला हो जाता है एक इमोशन का, किसी से रूठना, ये हमला हो जाता है। बहुत बार ये आप देखेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक वो व्यक्ति रूठ जाता है। सामने वाले को पता नहीं चलता किस बात के लिए रूठा है। उसको बोल नहीं सकते, बोला तो अपनी आंख पर आएगा, अपने को चिल्ला देगा। तो ये अलग अलग रूठने की स्टाइल है।